सी ब्लॉक में 12th क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीजन फैमिली। पहला लेक्चर मैंने लेके आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जीज कैसी होती हैं, एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस कैसी हैं, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनमें किस तरह से मैंने आपको बताया था कि एलोट्रोपिज्म पाई जाती है, ये सारी बातें बताई थी। हम लोगों को आज शुरू करना था बेटा नेचर ऑफ कंपाउंड्स एंड केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, कि एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड से। कंपाउंड्स की नेचर्स हम देखने जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहले इससे जिसे कहते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। हाइड्राइड्स का मतलब होता है कि हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली के हैं वो सारे के सारे रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ। और ई से यदि मैं एलिमेंट को लिखूं तो ये EH2 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिसमें सेंट्रल एटम ई पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइंड करके क्या बनाते हैं बेटा, EH2 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, सॉरी हाइड्राइड्स बनाते हैं, गलती से हैलाइड्स बोल गया, हाइड्राइड्स बनाते हैं। और इन हाइड्राइड में यदि मैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 लोन पेयर, यदि इनकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये बेंट या एंगुलर शेप के होते हैं, यानी इनकी जो शेप है वो एंगुलर शेप या बॉन्ड बेंट शेप होती है। यदि हम नेचर पोलर और नॉन पोलर में डिवाइड करें तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, पोलर। अब यदि हम इन्हें बनाएं तो शुरू के 2 मेंबर्स, यानी हम बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ H2O और सल्फर के साथ H2S, कहते हैं इनका जो फॉर्मेशन है, यदि आप इन्हें फॉर्म करें, इनका फॉर्मेशन जो है इज एक्सोथर्मिक। वो कैसा है, एक्सोथर्मिक होता है। यदि एक्सोथर्मिक होता है तो इनके फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। लेकिन जब इनके बाद वाले 2 बनाए, कौन कौन से हैं, H2Se या H2Te या पोलोनियम का भी बनाए, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक फॉर्मेशन, यानी इनका डेल्टा H कैसा होता है, पॉजिटिव। और यदि एंडोथर्मिक हैं तो एनर्जी देनी पड़ी होगी, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ऊपर वालों से कैसी होती है, कम होती है, सो लेस स्टेबल। उनका फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो लिख देते हैं फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है सो मोर स्टेबल। इसलिए ये कैसे है बेटा, दे आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जो नीचे के 2 मैंने बनाए हैं उनका फॉर्मेशन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। जब हम उन्हें बनाते हैं तो हीट, सॉरी एंडोथर्मिक है, जब हम उन्हें बनाते हैं तो हीट देनी पड़ती है, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी कम है। क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा, जब कंपाउंड के बनने में एनर्जी निकल जाए तो कंपाउंड पे एनर्जी कम बचती है, एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, एंडोथर्मिक कंपाउंड से। क्लियर है बेटा, इतना बनाइए। इसी बेंट शेप को कभी कभी आप एंगुलर शेप भी कह देते हैं। कैसे, कुछ इस तरह से कि ये आपका E है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, और ये 2 आपके पास लोन पेयर हैं जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो कुछ इस टाइप का आपको क्या मिलता है, इसका शेप या ज्योमेट्री मिलती है। तो ये बेंट शेप होता है यदि आप बॉन्ड्स के शेप को देखें। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर आएगा, यदि हम इस बॉन्ड एंगल की वैल्यू देखें बेटा, तो ये बॉन्ड एंगल हमेशा होता है लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। ये हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट से कैसा आता है बेटा, हमेशा कम होता है। रिमेंबर ऑन दिस। क्लियर, सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल है, यदि पोलर है तो इनमें डाइपोल टू डाइपोल अट्रैक्शन होगा, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करेगा। चलिए बना लीजिए, फिर मैं सारे एलिमेंट्स के ये हाइड्राइड्स आपको बना के दिखाता हूं और इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्लियर है बेटा, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो इनके जो हाइड्राइड्स बनते हैं यदि उनको देखा जाए
तो ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। यदि मैं ऑक्सीजन का हाइड्राइड बनाऊंगा तो H2O बनेगा, सल्फर का बनाएंगे तो H2S बनेगा, सेलेनियम का बनाएंगे तो H2Se बनेगा, टेल्यूरियम का बनाएंगे तो H2Te बनेगा, पोलोनियम का बनाएंगे तो H2PO बनेगा। क्लियर है? तो ये आपके हाइड्राइड्स बनेंगे। यदि हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, यदि हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले जो बॉन्ड लेंथ है, क्या है बेटा? बॉन्ड लेंथ। किस बॉन्ड की? एलिमेंट हाइड्रोजन, यानी H और O, S और H, Se और H की, वो नीचे की तरफ जाने पर बढ़ेगी। ठीक है, यानी OH बॉन्ड सबसे छोटा होगा, SH बॉन्ड थोड़ा बड़ा, SEH और बड़ा, TEH और बड़ा, POH और बड़ा बॉन्ड हो जाएगा। और यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड वीक हो रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर घट रही है। और बेटा यदि थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है तो वो कहते हैं कि हाइड्रोजन आराम से मिल जाएगी। और आप जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे E और H बॉन्ड को, ये आराम से टूटेगा, तो ये हाइड्रोजन किसी भी चीज पर जुड़कर उसका रिडक्शन करा देगी, तो इनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। तो नीचे की तरफ आइए, इनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, यानी H2S H2O से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, H2SE H2S से अच्छा है। नीचे जाइए, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स मिलेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। H देने की कैपेसिटी बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यदि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बट ऑब्वियस है कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। और यदि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो पीएच वैल्यू हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी इनकी पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी। टेक सम मोर प्रॉपर्टीज। इनके अलावा और भी ढेर सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम नीचे की तरफ आते हैं तो इनके बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। यदि मैं वाटर के बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ये 104 डिग्री होता है, H2S का 94, H2Se का 92, H2T का 91 और H2PO का 90 को टेंड्स करने लगता है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करते हैं, टेंड्स टू 90, और किसकी तरफ मूव करते हैं? 90 की तरफ टेंड्स करते हैं, टेंड्स टू 90 डिग्री। पूछा गया क्यों, तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, बिकॉज, रीजन देंगे बिकॉज। क्या कारण है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो नीचे की तरफ जाने पर बॉन्ड एंगल्स घटते हैं। और आते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट की बात करिए। सारे मॉलिक्यूल पोलर हैं, नीचे की तरफ आइए, डाइपोल मोमेंट घटेगा। क्यों घटता है डाइपोल मोमेंट? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घट रहा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हम इनके ऑर्डर की बात करें तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है। कैसे? सबसे ज्यादा होता है H2O का, रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसका बीपी सबसे ज्यादा। बाकी किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो बेटा है नहीं, तो बाकी में आप क्या देखना शुरू करेंगे? वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, और वान डेर वाल अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? जो नीचे होगा H2PO, यहां तो नहीं है तो यहां जो लिखा है उसी से बात कर लेते हैं। तो किसका होगा? H2PE का। इसके बाद किसका होगा? H2Se का। सबसे कम किसका होगा? H2S का। यही इनके बॉइलिंग पॉइंट का और यही इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। यदि इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है तो इनकी वोलेटिलिटी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। वोलेटिलिटी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब जब नीचे की तरफ आ रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट घट रहे हैं तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। यदि हमसे वोलेटिलिटी पूछी जाए तो H2O की सबसे कम होगी, फिर H2Te की होगी, फिर H2Se की होगी, और सबसे ज्यादा वोलेटाइल यदि कोई होगा तो वो कौन होगा बेटा? H2S। यानी कि हमसे वोलेटिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल आपको कौन सा मिलता है? H2S, और सबसे कम वोलेटाइल कौन मिलता है? वाटर। तो ये ऑर्डर होता है किसका बेटा? इनकी वोलेटिलिटी का। देख लीजिए, किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट लग रहा हो जो आपके सामने है तो आप पूछ सकते हैं यहां तक। क्लियर?
अब यहीं पे एक बड़ी छोटी सी चीज सिखाता हूं मैं आपको, हालांकि आगे का काम है, कोऑर्डिनेशन में आप इसे सीखेंगे कि इनमें यदि मैं कहूं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग कैपेसिटी, एक्चुअली इन सभी के पास क्या है, इन सभी के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन EH2, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसकी तरह काम कर सकते हैं, लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं। तो कहते हैं सबसे अच्छा लिगेंड कौन है, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, यानी जो सबसे ज्यादा बेसिक है, और नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, यानी सबसे ज्यादा बेसिक वाटर है, यानी जो H2O है उसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, तो हम ऐसे बोल देंगे कि H2O सबसे अच्छा लिगेंड होगा, इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग कैपेसिटी सेंट्रल मेटल के साथ मैक्सिमम होगी। दूसरे नंबर पर किसकी होगी, H2S की, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कैपेसिटी काफी ज्यादा है। लीजिए, तो नीचे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग कैपेसिटी कैसी होती जाएगी, कम होती चली जाएगी बेटा। तो सबसे ज्यादा ये कैपेसिटी किसमें है, वाटर में, इसीलिए वाटर एक अच्छा लिगेंड होता है, इट इज अ गुड लिगेंड, एक अच्छे लिगेंड की तरह काम कर सकता है। तो इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी होती है। नीचे की तरफ आइए, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग कैपेसिटी या टेंडेंसी कम होती चली जाती है इन हाइड्राइड्स। ये हैं हाइड्राइड्स अपनी प्रॉपर्टीज के साथ। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके बारे में जो हमें पढ़ना था, वाटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड्स में। H2S के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, छोटी मोटी जो बातें आएंगी हम चैप्टर में आगे चल के इसे देख लेंगे जब भी हमारे सामने आया करेगा। चलिए, ये प्रॉपर्टीज़ हैं सल्फाइड्स की, जल्दी से बेटा आप इन्हें बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ हाइड्राइड्स के बाद, सॉरी गलती से सल्फाइड बोल गया, हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स के बाद नेक्स्ट कंपाउंड जिन्हें कहते हैं हैलाइड्स, उनकी बात करेंगे। हो गया, चलिए हटाते हैं। अब बात करते हैं इनकी रिएक्शन विद हैलोजेंस, यानी हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हैलाइड्स। कहते हैं ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हैलाइड्स बनाते हैं इस तरीके से, EX2 टाइप के, यानी डाई हैलाइड्स। ये हैलाइड्स बनाते हैं EX4 टाइप के, यानी टेट्रा हैलाइड्स। ये हैलाइड्स बनाते हैं EX6 टाइप के, यानी हेक्सा हैलाइड, जैसे HCl2, HCl4, SF6, इस टाइप से ये हैलाइड्स बनाते हैं। यानी इनके हैलाइड डाई हैलाइड बनते हैं, इनके हैलाइड टेट्रा हैलाइड बनते हैं, इनके हैलाइड्स हेक्सा हैलाइड्स भी बनते हैं। और यहाँ ये हैलाइड बनाने की टेंडेंसी या स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स की यदि बात की जाए तो ये स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड सबसे ज्यादा होती है किसके लिए, फ्लोराइड्स के लिए, फिर किसके लिए, क्लोराइड्स के लिए, फिर किसके लिए, ब्रोमाइड्स के लिए। और आयोडाइड्स स्टेबल नहीं होते क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, यानी सबसे आराम से कोई चीज पाई जाती है तो फ्लोराइड एंड क्लोराइड ये सबसे आसानी से पाए जाते हैं। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते। लीजिए, तो ये हैलाइड्स बनाते हैं इतने टाइप के, यानी EX2 बनेगा, EX4 बनेगा, EX6 बनेगा। और जो स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड होगी, या ये कहूँ कि हैलाइड बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो सबसे ज्यादा फ्लोराइड यानी फ्लोरीन के साथ होगी, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और सबसे कम आयोडाइड के साथ होती है। क्लियर है बेटा? कहीं कोई डाउट हो बताइए। हम एक एक करके बात करते हैं और शुरुआत करेंगे कहाँ से, यहाँ से। किसकी बात करने जा रहा है, सबसे पहले हेक्सा हैलाइड्स। हेक्सा हैलाइड्स, तो कहते हैं इन हेक्सा हैलाइड्स ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल। केवल हेक्सा फ्लोराइड्स स्टेबल होते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड स्टेबल नहीं होते। उसमें भी सबसे ज्यादा SF6 इज मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जबकि इसके अलावा जो बन रहे हैं बेटा उसमें बनते हैं SEF6, TEF6, ये भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, पर ये कंपैरेटिवली किसके कंपेयर में बेटा, SF6 के कंपेयर में कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में, SF6 के कंपेयर में क्या है, लेस स्टेबल गैसेस हैं।
जबकि SF4 जो है वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है इन हेक्सा हैलाइड्स। और यही बात जब हम करते हैं टेट्रा हैलाइड्स, टेट्रा हैलाइड्स, यदि हम इनके टेट्रा हैलाइड्स की बात करें तो वैसे बोलते हैं कि जो SF4 होता है, सबसे पहले ये एक गैस होती है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इसका, एक लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है और किस शेप में पाया जाता है, सीसा शेप। ये सब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, कैसा शेप होता है, सीसा शेप। इसके कंपेयर में यदि हम बात करते हैं अगले मेंबर की, वो है SeF4, तो ये एक लिक्विड होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए हैं बेटा, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी शेप सीसा है। लेकिन जब हम यहां पर आते हैं TeF4 पर, तो ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड होता है। क्या होता है बेटा, एक पॉलीमेरिक सॉलिड होता है, यानी पॉलीमराइज हो जाता है। ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड होता है, और इस पॉलीमेरिक सॉलिड में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो थोड़ा स्पेशल केस है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, यानी पॉलीमर बना देता है। जब ये पॉलीमर बना देता है तो इसके सारे के सारे 6 के 6 बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये मेरे पास सपोज करिए TeF4 सीसा शेप में, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इधर और इधर क्या बनाना शुरू कर देगा, इस पॉलीमर ऐसी तरह से जुड़ना शुरू कर देगा, तो T के साथ, तो ऐसे ही बड़ा सा पॉलीमर बनता चला जाएगा। और जब वो पॉलीमर बनेगा तो इस टेलुरियम को ध्यान से देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बन जाएंगे, और जब 6 बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। हालांकि इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह हमें पढ़ने नहीं थे, बस मैंने ऐसे ही केवल आपको बना के दिखा दिए हैं, कोई चिंता की बात नहीं थी। यदि आपको दिक्कत थी स्ट्रक्चर्स में, मैंने हटा दिए हैं। लीजिए, तो ये बात हो रही थी किसकी, इन टेट्रा हैलाइड्स, इन टेट्रा हैलाइड्स। तो याद रखिएगा, SF4 गैस है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन सीधा शेप है, SeF4 लिक्विड है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, TeF4 एक पॉलीमरिक सॉलिड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन ऊपर वाले 2 टेट्रा हैलाइड के टेट्रा फ्लोराइड से थोड़ा सा डिफरेंट है। बनाइए, फिर मैं आपको डाई हैलाइड से मिलाता हूं, और एक चीज बताता हूं कि इसके अलावा ये मोनो हैलाइड्स भी बना सकते हैं। कैसे, अभी दिखाता हूं। इतना बताइए जल्दी से बेटा। बन गए, चलिए अब बात करते हैं डाई हैलाइड्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, डाई हैलाइड्स। ये सारे के सारे अपने डाई हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे OCl2 बनता है, जैसे OF2 भी बनता है। ये डाई हैलाइड्स है किसके, ऑक्सीजन के। इसी तरह से डाई हैलाइड सल्फर बनाएगा, SCl2 बनाएगा, इसी तरह से SeCl2 बनाएगा, इसी तरह से TeCl2 बनाता है। और इन सभी में यदि आप देखें, यू हैव 2 lone pair on central atom, सभी में बेटा। तो यदि इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स की बात की जाए तो इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है। इन सभी को देखा जाए तो इन सभी की बेंट शेप या बेंट ज्योमेट्री होती है। कैसा शेप होता है, बेंट शेप होता है, या बेंट इनकी ज्योमेट्री होती है। तो ये हैं डाई हैलाइड्स। तो ये इस तरीके से बेटा डाई हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। पर खास बात डाई हैलाइड बनाना नहीं है, खास बात यह है कि डाई हैलाइड्स के अलावा, ये ज्ञान की बात है कि डाई हैलाइड्स के अलावा दे आल्सो फॉर्म, दे कैन फॉर्म monohalide also, which exist, जो exist करते हैं इन डाइमेरिक फॉर्म। किस फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में, एज डाइमेरिक फॉर्म एज। जैसे फॉर एग्जाम्पल
HCl सल्फर मोनोक्लोराइड, तो ये ऐसा नहीं होता, डाइमर होता है H2Cl2, Se2Cl2, Se2Br2, Se2Br2, ये इन फॉर्म में होते हैं और इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे हैव ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स, इनके खुली किताब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे हैव ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं अभी दिखाता। ये सबसे ज्यादा काम की बात है कि ये मोनोहेलाइड्स भी बनाते हैं जो डाइमरिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मतलब HCl बना H2Cl2 में चेंज हो गया, SeCl बना डाइमर बन गया, SeBr बना डाइमर बन गया। और ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है। कैसा, 2 मिनट पे दिखाता हूँ, आप इतना लिख लीजिए बेटा, फिर मैं इनके ओपन बुक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और दिखाता हूँ ये अनस्टेबल हैं, गर्म करने पर बड़े आराम से टूट जाते हैं। हटाया जाए, चलिए देखिएगा। कहते हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जैसे ये Se है, ये Se है, एक Br इधर है, एक Br खुली किताब के दूसरे एंड पर है, और ये लीजिए। ऐसे आपको याद हो तो आपने कभी हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया था। और ये बड़े अनस्टेबल हैं। यदि मैं इसको गर्म कर दूं ना, सपोज करिए ये Se2Br2 था, यदि आप इसे एकदम से स्ट्रांगली हीट कर दें तो ये तुरंत पता है क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा SeBr4 में, यानी SeBr4 बन जाएगा SeBr4, ठीक, और साथ में निकल जाएगा कौन, सेलिन। बैलेंस करने के लिए आप 2 लेते रहिए, या Se2Cl2 हमने ले लिया और इसे हमने गर्म कर दिया, तो क्या बन जाएगा बेटा, SeCl4 प्लस Se। बैलेंस है, ट्वाइस बैलेंस नहीं, 3 ऐसी बना देंगे, कोई बात नहीं, बाकी तो बैलेंस है ना। चलिए थ्राइस ऐसी एंड थ्राइस ऐसी लीजिए, इस तरीके से इनके साथ रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से ये मोनोहेलाइड्स बनाते हैं। अब ये मोनोहेलाइड यदि गर्म किए जाएं तो इनका डिसप्रपोर्शनेशन हो गया है। कैसे हुआ है, यदि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कितनी है, +1, यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए +4, यहाँ पर निकालिए 0, यानी +1 से +4 में भी जा रहा है और +1 से ही 0 भी हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेलेनियम बढ़ भी रही है, घट भी रही है, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब सवाल आता है सर ये टेट्राहेलाइड ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि सेलेनियम टेलिनियम में थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है, तो वो जो S वाला इलेक्ट्रॉन हो जाता है, याद है ना, S2 वाला, वो इनर्ट होना शुरू हो जाता है, और इनर्ट होने के कारण ही वो आसानी से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने लगता है। इसीलिए ये +4 में बनाना ज्यादा पसंद करेंगे, +6 में जाना पसंद नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा इतना? चलिए, ये था हैलाइड्स के बारे में। आइए हैलाइड्स के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड्स, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बनाएंगे अपने ऑक्साइड्स। ये 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाने में कैपेबल होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहले ऑक्साइड जिन्हें आप डाई ऑक्साइड बोलते हैं, EO2 टाइप के जिसमें एक लोन पेयर है, और दूसरा EO3 टाइप के जिसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं। क्लियर? EO2 टाइप के क्या बनाएंगे? डाई ऑक्साइड्स, डाई ऑक्साइड्स। जबकि ये क्या बन रहा है बेटा? ट्राई ऑक्साइड, इट इज अ ट्राई ऑक्साइड्स। ठीक, ये जो डाइऑक्साइड बनते हैं EO2 टाइप के डाइऑक्साइड, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, यदि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp2 आएगा। कैसे बेटा? कितने एटम है? 2 और 1 3, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड आएंगे और 1 लोन पेयर आएगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर 3, यानी sp2 हो गया। और यदि sp2 है 1 लोन पेयर है तो इनकी जो शेप होगी वो एंगुलर या कैसी शेप होगी? बेंट शेप होगी। और ये सारे के सारे जो बेंट शेप के आ रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? पोलर इन नेचर होते हैं।
और क्योंकि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कैपेसिटी है, तो इट कैन वर्क्स एज लुईस बेस। किसकी तरह काम कर सकता है? ये एक लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पे आइए, ये जो ट्राई ऑक्साइड्स हैं इनमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन इनका भी sp3 है, सॉरी sp2 है, पर जो शेप है वो बेंट नहीं, ये प्लेनर ट्रायंगुलर यानी ट्राइगोनल शेप के हैं। और क्योंकि ट्राइगोनल शेप के हैं तो ये नॉन पोलर नेचर के हैं, इनमें बिल्कुल भी पोलर नेचर प्रेजेंट नहीं है। तो जो EO3 वाले हैं बेटा, उन्हें यदि आप ध्यान से देखें ट्राई ऑक्साइड्स को, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, पर शेप दोनों के अलग अलग हैं, नेचर दोनों की डिफरेंट है। एक जहां पोलर है वहीं दूसरे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? नॉन पोलर। यदि मैं इनको बना के देखूं फॉर डिफरेंट एलिमेंट, तो हमें कुछ ऐसे नजर आएंगे बेटा, जैसे सल्फर का बनाएंगे तो SO2 बनेगा, सेलेनियम का बनाएंगे SeO2 बनेगा, टेलिरियम का बनाएंगे TeO2 बनेगा। ऊपर से नीचे की तरफ आइए, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पर घटेगी। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी? कम। जहां तक SO2 का सवाल है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ये बड़े काम का है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है, बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हम इसके बारे में अलग से थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को। आगे बढ़ जाते हैं, यदि हम इनके ट्राई ऑक्साइड्स की बात करें तो इनके ट्राई ऑक्साइड्स ऐसे बनेंगे बेटा कि SO3 बनेगा, सेलेनियम का SeO3 बनेगा, टेलिरियम का TeO3 बनेगा। इसमें भी सबसे पहली बात, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, पर खास बात, ये सारे के सारे आल्सो एग्जिस्ट इन साइक्लिक पॉलीमेरिक फॉर्म। ये सारे के सारे जितने भी हैं एक साइक्लिक पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। वो पॉलीमेरिक फॉर्म्स क्या होती हैं, आइए इनसे मिलते हैं। हालांकि हमने बॉन्डिंग में इन्हें पढ़ा था, पर एक बार फिर से मैं आपको इनकी साइक्लिक पॉलीमेरिक फॉर्म से मिलाता हूं। तो हमने जो सीखा है बेटा, वो ये सीखा है कि डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड दोनों बनाते हैं। इनके डाइऑक्साइड sp2 हाइब्रिडाइज है, बेंड शेप के हैं, पोलर हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक्ट्स एज लुईस बेस। ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। नीचे वाले EO3 ट्राइऑक्साइड है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, नॉन पोलर शेप के हैं। ये अच्छे इलेक्ट्रोफाइल यानी लुईस एसिड हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, अभी स्ट्रक्चर से मैं आपको समझा दूंगा कि ये लुईस एसिड है, जबकि ऊपर वाले अच्छे लुईस बेस हैं। आगे आइए, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, डाइऑक्साइड में एसिडिक कैरेक्टर घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की घट रही है। सेम हियर, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। ये ट्राइऑक्साइड जो हैं, ये साइक्लिक पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना भी पसंद करते हैं। कैसे पसंद करते हैं, किस तरह से साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं, आइए नजर डालते हैं। और शुरुआत में हम उठाते हैं इसे, कौन है? SO3 एग्जिस्ट करता है एज अ साइक्लिक ट्राइमर। ट्राइमर यानी 3 को मर्ज करा दीजिए, तो 3 को मिला देंगे तो क्या ये SO3 का होल थ्राइस या S3O9 बनेगा? बनेगा। चलिए बनाते हैं। ट्राइमर बनाना है, ठीक है, तो कभी भी आप साइकिल बनाएंगे 3 की, तो 3 की तो ऐसी बनेगी, देखिए साइकिल ट्राइंगल टाइप बनेगी ना। जब मैं इसको बनाऊं तो ऐसी बन जाएगी, देखिए इस तरीके से। पर जब भी आप ट्राइमर बनाएंगे और ऑक्सीजन है, तो इन सबके बीच में ऑक्सीजन आएंगे एक एक, तो मुझे इनके बीच में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। आइए मैं ऑक्सीजन लाने के लिए इन बॉन्ड्स के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर लेता हूं। चलिए भाई, छेड़छाड़ कर दी मैंने। अब जहां जहां मैंने बॉन्ड तोड़ा है वहां कौन आ गया? ऑक्सीजन। कौन आ गया? ऑक्सीजन। कौन आ गया? ऑक्सीजन। और क्योंकि H2SO4 से ये बनता है और उसपे S और O के बीच 2 बॉन्ड होते हैं, वो 2 बॉन्ड्स ऐसे ही बना दीजिए भाई, जैसे बनने चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3 का, देख लीजिए, दिस वन इज द स्ट्रक्चर। इसी तरह से
यदि अपन इसकी बजाय बात करते SeO3 तो ये एग्जिस्ट करता बिल्कुल सेम वे में, एक साइक्लिक टेट्रामर की फॉर्म है। किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा? एक साइक्लिक टेट्रामर की फॉर्म में। यानी साइक्लिक टेट्रामर बोले तो SeO3 का SeO3 का होल 4 यानी Se4O। यदि इसका स्ट्रक्चर बनाना तो बड़ा आसान है, ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर है जो इसका है। देखिएगा Se1, Se2, Se3, Se4 और इन सबको जब मिलाएंगे तो बीच बीच में ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगी, ऐसे करके। और फिर से वही डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लीजिए। इस तरीके से ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बड़े आसान से, बड़े आराम से। कहीं कोई डाउट हो किसी स्ट्रक्चर में, यू हैव टू डिस्कस विद मी। बिल्कुल आसान सा है। SO3 साइक्लिक ट्राइमर बनाता है, SeO3 साइक्लिक टेट्रामर बनाता है। क्लियर है बेटा? इतना हटा दिया जाए। चलिए मैं 5 सेकंड रुका हूं, हटा दिया जाए। आइए, कहते हैं जो SO3 है ये इतना आसानी से बनता नहीं। SO2 बनाना बड़ा आसान है, ये बन जाता है, लेकिन यदि आपको इससे SO3 बनाना है तो ये ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके कभी भी SO3 नहीं बनाता। इस रिएक्शन को कराने के लिए एक कैटेलिस्ट इज रिक्वायर्ड। विदाउट कैटेलिस्ट ये रिएक्शन नहीं होती, और वो कैटेलिस्ट ढेर सारे हो सकते हैं। आप प्लेटिनम को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को ले सकते हैं, या आप आयरन के ऑक्साइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सारे कैटेलिस्ट आपको चाहिए यदि आप इस रिएक्शन को कराना चाहते हैं तो। विदाउट कैटेलिस्ट कभी भी आपको SO3 डायरेक्टली नहीं मिलती बेटा, आपको हमेशा SO2 प्लस O2 मिलता है। इनकी रिएक्शन कराते हैं कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, तब हमारे पास आती है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्लियर है? बना डालिए। ये था ऑक्साइड्स के बारे में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट कंपाउंड्स और सीखते हैं, फिर ऑक्सीजन और ओजोन की बात करेंगे। अब अपन बात करने जा रहे हैं ऑक्सी एसिड्स के बारे में। ऑक्सी एसिड्स तो कहते हैं कि ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड बनाते हैं दो तरीके से। पहला ऑक्सी एसिड होता है H2 EO3 टाइप का, जिसे आप कहते हैं अस एसिड। क्या कहते हैं? अस एसिड। और दूसरा एसिड होता है H2 EO4 टाइप का, जिसे आप कहते हैं इक एसिड। जो पहला वाला एसिड है अस, उस पर यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की +4 है, दूसरे वाले में निकालेंगे तो +6 है। जैसे फॉर एग्जांपल H2EO3 बनाना है तो H2SO3 नाम है सल्फ्यूरस एसिड, H2SeO3 सेलिनियस एसिड, H2TeO3 टेल्यूरस एसिड। इक एसिड कैसे बनेंगे बेटा? ऐसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SeO4 सेलेनिक एसिड, H2TeO4 टेल्यूरिक एसिड। और हमेशा याद रखिएगा +6 वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं +4 वालों से, दे आर मोर एसिडिक। दूसरा, किसी में भी नीचे की तरफ जाइए एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी H2SO4 इससे ज्यादा और ये इससे ज्यादा। इधर के जो एसिड हैं ये वाले, दे आर नॉट वेरी स्टेबल, ये बहुत स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल होते हैं, दे आर नॉट वेरी स्टेबल, इसीलिए बड़े आराम से टूट भी जाते हैं। जैसे H2SO3 यदि आपके पास है तो वाटर प्लस SO2 में आराम से तोड़ा जा सकता है। ठीक, तो
तो बहुत स्टेबल एसिड्स नहीं होते हैं। लेकिन ये इधर वाले जो एसिड्स है, कौन से एसिड्स, ये इक वाले, दे आर क्वाइट स्टेबल, ये बड़े स्टेबल एसिड्स होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, स्टेबल एसिड्स होते हैं। और नीचे की तरफ जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों ही केसेस में क्या होती है, डिक्रीज। पढ़ना हमें केवल एक के बारे में, वो है H2SO4 के बारे में। चलिए सल्फर के और भी एसिड्स हैं, उनसे भी मिलना चाहेंगे। जरा इसे एक बार आप बना लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं सल्फर, कौन, सल्फर फॉर्म्स many oxy acids. Sulfur forms many oxy acids due to its catenation power, क्योंकि इसकी catenation power बड़ी ज्यादा है, इसलिए। अब जिसकी catenation power ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिड बना लेता है। कैसे बनाता है ये एसिड्स, आइए देखना शुरू करें। जैसे शुरुआत करते हैं यहां से। पहला एक कॉमन एसिड होता है H2SO3, जिसे आप बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। यदि एक O हटा के एक S लगा दिया जाए तो H2S2O2, तो नाम हो जाता थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड। ये दो एसिड है। यदि मैं इन दो एसिड के स्ट्रक्चर्स की बात करूं थोड़ी देर के लिए, तो समझिएगा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इनके स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे मुझे H2SO3 का बनाना है, तो ये रहा आपका SOH डबल बॉन्ड। अब मैंने एक ऑक्सीजन यहां से यहां से यहां से कहीं से भी हटा दिया, ठीक है, और हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, S, तो क्या बन गया, HS डबल बॉन्ड OH। तो ये कौन है, सल्फ्यूरस एसिड, और ये कौन है, थायोसल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा सर ये कैसा आपने स्ट्रक्चर बना दिया है ना, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, क्या आपने ऐसा पढ़ा है, HOSOH एंड डबल बॉन्ड S, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या परेशानी है, दोनों स्ट्रक्चर सही हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों स्ट्रक्चर सही है, आइए समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि नीचे वाला स्ट्रक्चर ये तो आपको लगता है ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो कैसे बनता है। आइए जरा मैं आपको बना के समझा देता हूँ बेटा। क्या मैं ऊपर वाले हटा दूँ, एक मिनट आप बना लीजिए, तो मैं हटाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये सिखाना है कि ये कैसे बन गया। चलिए हटा देता हूँ। देखिएगा होता क्या है, बड़ा आसान है समझना, मुश्किल काम नहीं है। आपने मान लीजिए ये बना दिया, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो आप मानते हैं ना कि ये एसिड है, तो यदि ये एसिड है तो जस्ट लुक हियर, ये H टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये लोन पेयर ऐसे करके रेजोनेंस में चला जाएगा, यस और नो। यहाँ कौन है, H प्लस, और जब ऐसे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, ये हो जाएगा S, ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड S आ गया, ये हो गया OH, ऊपर सिंगल बॉन्ड O पर माइनस आ गया होगा, तो ये जो H प्लस यहां से गया है वो इस माइनस वाले ऑक्सीजन से जुड़ के चार्ज को खत्म कर देगा। वही तो लिखा है ना, OH 2 और S डबल बॉन्ड S, ऐसे रेजोनेंस कराया है, कुछ भी नहीं कराया, वो था सेम, ठीक है, गलत नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली सल्फर अपने ऑक्सी एसिड्स में ना इस बॉन्ड को पसंद करता है, प्रेफर करता है, वो चाहता है कि उसका S डबल बॉन्ड वो बना रहे, इसलिए मैंने ये बॉन्ड बनाया। तो इसमें SS बॉन्ड पाया जाता है। हाँ ये बात अलग है कि ये SS बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो पूछा जाए SS बॉन्ड प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट है, पूछा जाए S डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी आपको, दोनों सेम है बेटा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान था, बस रेजोनेंस दिखाना था, और रेजोनेंस तो एक परमानेंट इफेक्ट है, अपने आप होता रहता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग एसिड्स की बात कर रहे थे और हम अस एसिड पर आ गए थे, और हमने पढ़ा था H2SO3 और H2S2O2, यानी
सल्फ्यूरस एसिड और थायोसल्फ्यूरस एसिड। इससे मिलिए H2SO4, बड़ा कॉमन सा है, सब जानते हैं इसको। कौन है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर सभी को याद है। अब जैसे ये है, ये भी अपने SO बॉन्ड को बचा के रखना चाहेगा, हमेशा कोशिश करेगा कि बचे रहे। ये सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसी सल्फ्यूरिक एसिड से वही काम कर, एक H हटा दे, O हटा दे, S लगा दे, H2S2O3, क्या नाम हो गया? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड। वही काम इसी स्ट्रक्चर में कर देंगे। यानी चाहे तो आप यहां से O हटा के S लगा दीजिए, O हटा के S, या यहां से O हटा के S लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। चाहे यहां से हटाओ, चाहे यहां से हटाओ, कहीं से हटा दो बेटा, बन जाएगा स्ट्रक्चर। आसान सा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। वो कहता है यदि हम इसके एक ऑक्सीजन और बढ़ा दें तो ये बन जाता है पर ऑक्सी, क्योंकि पर ऑक्साइड बॉन्ड आ गया, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये नाम सुना होगा। इट इज आल्सो कॉल्ड, वन मोर नेम इज हियर, इसी को आप कहते हैं कैरोज एसिड, CARO', कैरो का एसिड, कैरोज एसिड। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है सेम यहां पर है बेटा, बस एक परऑक्साइड लिंकेज चाहिए सेंट्रल एटम से, तो लीजिए ये परऑक्साइड बॉन्ड बना दिया आपने, ये बन गया। देख ले भाई, क्या समझ में आया है? इसी तरह से मैं एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूं, जैसे H2S2O8, दो बार इसको ले लीजिए, 2 टाइम्स इसे जोड़ा, H2S2O8, तो इसे बोलते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। 2 H2SO4 लेके बनाया जाता है डाई सल्फ्यूरिक एसिड। 2 सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, एक हाइड्रोजन निकालिए, ये बन जाएगा। इसे बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या नाम बेटा? इट इज मार्शल्स एसिड। इसका यदि स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये भी बड़ा आसान है। इसे 2 बार लिखना है बस, और H हटा के आपस में जोड़ देना है। देखना, एक बार हो गया, और ये H हटा दे और इसी को दोबारा लिख दे, परऑक्साइड लिंकेज आ गई। लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, नाम है पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड। क्लियर? इसी तरह से हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज सीखी थी, भूल गए होंगे अब तक आप। इसके 2 मोल लीजिए और 1 वाटर निकाल दीजिए तो पायरो एसिड बन जाते थे, याद है ना? तो H2, 2 मोल लिए और H2 निकाल दिए वाटर, तो S2O7। क्या नाम है इसका? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाने में कुछ नहीं है, इनमें से एक ऑक्सीजन बीच की कम कर दो, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। भाई एक 8 है या 7 है, एक परऑक्साइड बॉन्ड खत्म कर दो, बस इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। मतलब कुछ नहीं करूंगा, ये जो 2 ऑक्सीजन्स थे इन्हें हटा दूंगा यहाँ से। देखना ध्यान से, मैंने इन 2 ऑक्सीजन को हटा दिया, ठीक है, और इनके बीच में ऐसे करके एक को लगा दिया, इसका स्ट्रक्चर आ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? तो मैं पहले तो वापस स्ट्रक्चर ले आऊं जो था, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं। लीजिए, वापस इसे ले आया, इन 2 ऑक्सीजन को हटाइए, एक को लगाइए, इसका स्ट्रक्चर पाइए। क्लियर? पर इसके अलावा एक और बड़े स्पेशल एसिड बनाता है जिसको बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड या पॉलीथायोनस एसिड। जब थायो रिप्रेजेंट करता है सल्फर को, और कह रहा है पॉलीथायो यानी एक से ज्यादा सल्फर, पॉली यानी एक से ज्यादा सल्फर, जैसे डाईथायो 2 सल्फर, टेट्राथायो 4 सल्फर। थायो का मतलब ही सल्फर होता है। देखिए एक एसिड था, मैंने एक S ले आया एक्स्ट्रा, तो थायो आ गया। तो थायो का मतलब ही होता है सल्फर। क्लियर है ना? तो मिलते हैं, आइए जरा इसके पॉलीथायो एसिड्स के साथ बना लीजिए। इतना बस, एक लास्ट है, उसके बाद कंपाउंड्स बना देंगे। हटा दूं? आइए बात करते हैं
थायो एसिड्स। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, थायो का मतलब सल्फर एसिड्स। ये पॉलीथायो एसिड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? पहले जिन्हें बोलते हैं पॉली थायोनिक एसिड। क्या नाम है? पॉलीथायोनिक एसिड्स। सबसे पहले इनका फॉर्मूला होता है जनरली, यदि हम इनको लिखना चाहें, इट इज H2S N+2। N क्या है? नंबर ऑफ सल्फर्स, एंड O6। ये इनका जनरल फॉर्मूला है, जहां N की वैल्यू, जो N है, ये बराबर हो सकता है 0, 1, 2 एंड सो। यदि मैं n बराबर 0 ले लूं, सपोज करिए मैंने n बराबर कितना ले लिया? 0, तो 0 ले ले, 0 + 2 क्या हो गया? 2, यानी बन गया H2S2O6। बोल भाई ठीक है ना? इट इज H2S2O6। दो हैं तो नाम हो गया डाई थायोनिक एसिड। देखते रहे ना, मैंने यहाँ n बराबर 1 या n बराबर 2 ले लिया, H2S4O6। 2 ले ले, 2 + 2 4 हो गया, नाम हो गया टेट्राथायोनिक, थायोनिक एसिड। अब मैं इनके स्ट्रक्चर्स बनाना चाहता हूं, तो एक बात तो तुम्हें बड़ी साफ साफ नजर आ रही होगी यहाँ पे कि दो S आपस में जुड़े होंगे, इसका मतलब दे मस्ट हैव SS बॉन्ड। इनमें जरूर पाया जाता है SS बॉन्ड। जैसे मुझे डाइथायोनिक एसिड बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? बोर्ड पर ध्यान देना, HO, ये तो था, होगा ही होगा, S डबल बॉन्ड O, ये बड़ा पसंद है भाई इसे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH। ये रहा स्ट्रक्चर। यदि आपको ये वाला बनाना है तो इसी में 4S लगा दीजिए। देखिए कैसे, फिर से देखो, इसका बना रहा हूं, HOS, 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 2S, 3S, 4S, 2 बॉन्ड इधर, ले भैया, बन गया। ये क्या है? डाइथायोनिक एसिड। ये क्या है? टेट्राथायोनिक एसिड। तो ये पहले एसिड्स हैं जिन्हें बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड्स। फॉर्मूला है H2SN+2O6। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ये थायोनिक हो गया। इसी से हम बनाएंगे दूसरा, थायोनस। थेनोस नहीं, थायोनस। तो थायोनस बनाना है, ये थायोनिक है, हमें थायोनिक हटा देना है, और थायोनस बनाना है, थायोनस NOUS। और अस में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है, तो यहाँ चेंज पता है किस में होगा? यहाँ चेंज होगा ऑक्सीजन में, और ये जो ऑक्सीजन 6 थे, ये 6 से हो जाएंगे 4। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए इनको भी बनाना सीख लेते हैं यहीं पे। फिर से हम n बराबर 0 दे रहे हैं, और जब बेटा आप n बराबर 0 देंगे तो ऐसी कंडीशन में आपका फार्मूला आएगा H2S2O4, H2S2O4, और इसका नाम होगा डाई थायोनस एसिड। और स्ट्रक्चर यही होगा जो बना हुआ है, केवल इसमें से ये 2 ऑक्सीजन कम कर लीजिए, है ना आसान सा काम। यहां पे आजा भाई, n बराबर 2 दिया, क्या बना? H2S4O4। क्या नाम हो गया? टेट्राथायोनस एसिड, टेट्राथायोनस एसिड। एग्रीड? स्ट्रक्चर सेम है बेटा, बस ये 2 कम कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम है। यानी इसमें भी SS बॉन्ड है, तो इन्हें बोलते हैं दूसरे नंबर के पॉलीथायोनस एसिड। पहले नंबर पर इक एसिड थे, दूसरे नंबर पर अस एसिड्स हैं, थायोनस एसिड्स।
देख लो बेटा, कहीं कोई डाउट हो किसी स्ट्रक्चर में, किसी कंपाउंड में, किसी नाम में। 2 ऑक्सीजन कहाँ से आ गए, मैंने तो 1 बनाया था। लीजिए, ये होते हैं पॉलीथायो एसिड्स। इट इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ कंपाउंड्स। ये आपका खत्म हुआ। अब हमारे आ जाएंगे कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन से शुरू करेंगे, डाई ऑक्सीजन से, बट अगली क्लास में। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।